कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर बच्चों वो सबस्टांस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को वन एंड से नेक्स्ट एंड या अदर एंड कंडक्ट करता है, या जिन सबस्टांसेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो करता है उन सबस्टांस को हम बोलते हैं कंडक्टर। हम जानते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, इसके अलावा कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी ये भी गुड कंडक्टर के अंदर आते हैं। अर्थ इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है इसमें भी कई प्रकार के आयंस होते हैं, सोर्स होते हैं, जिनकी वजह से ब्लड इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करता है। इसके अलावा जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं जैसे सोल्ट सॉल्यूशन है, एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। क्योंकि बच्चों जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो चार्ज उनमें फ्लो करता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये चार्ज को कैरी करते हैं, और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरी तरफ बच्चों हम इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इनको हम बोलते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन एग्जांपल है बच्चों इंसुलेटर के ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, माइका है, वैक्स है, वुड है, ड्राई वुड है। तो ये बच्चों एग्जांपल है इंसुलेटर के। इनमें अगर आप चार्ज फ्लो करवाने की कोशिश करोगे तो चार्ज जहां पर है वहीं रहेगा, इनमें चार्ज फ्लो नहीं करता, वो चार्ज एक एंड से अदर एंड मूव नहीं करता। क्योंकि बच्चों इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट या पर्टिकुलर एटम के साथ बंधा होता है, वो आसानी से उस इंसुलेटर की बॉडी में मूव करने के लिए फ्री नहीं होता। इसके अलावा अगर हम कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम के अंदर इजिली उस कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, पर इंसुलेटर के अंदर ऐसा नहीं होता। इसीलिए इंसुलेटर के अंदर जो चार्ज है वो आसानी से फ्लो नहीं करता। द इंसुलेटर्स डज नॉट या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे है बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स। रियल के अंदर जो इंसुलेटर्स हैं उन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं बच्चों, क्योंकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट नहीं करते, डाइलेक्ट्रिक्स भी चार्ज को कंडक्ट नहीं करते। पर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इनमें जो चार्जेस है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो इंसुलेटर को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उनमें इंड्यूस चार्ज उनके सरफेस पर अपीयर होना शुरू हो जाए। उस इंड्यूस चार्ज की वजह से उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब बात करते हैं क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्टर या इंसुलेटर में ट्रांसफर करते हैं। बच्चों हमने ग्लास रोड ली, इस ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो इस ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। जब आप इस ग्लास रोड को इस कंडक्टर के साथ टच करोगे तो वो चार्ज बच्चों इस कंडक्टर के सरफेस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और वो चार्ज आसानी से इस पूरे कंडक्टर के सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। वो यूनिफॉर्मली इस कंडक्टर के सरफेस पर, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो चार्ज ग्लास रोड से कंडक्टर में ट्रांसफर हुआ है। पर अगर बच्चों हम उसी ग्लास रोड को इंसुलेटर के साथ टच करें तो हम क्या पाएंगे, वो ग्लास रोड का जो चार्ज है जहां आपने टच किया है वो चार्ज उस इंसुलेटर के उसी पोर्शन पर रहेगा, वो दूसरे पोर्शन पर मूव नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चों कंडक्टर्स क्या करते हैं, चार्ज को कनेक्ट करते हैं। इनमें अगर आपने ग्लास रोड को यहाँ टच किया था तो चार्ज इजीली इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकता है, इसके पूरे सरफेस को यूनिफॉर्मली यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर इंसुलेटर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता, तो जहां आप ग्लास को टच करोगे वो चार्ज वहीं रहेगा, उसके पूरे सरफेस पर वो चार्ज नहीं फैलता। एक प्लास्टिक का कोम्ब है या बच्चों ग्लास रोड है या इबोनाइट रोड है, इनको आप इजीली रब करके आप चार्ज कर सकते हो। अगर इन तीनों को आपने किसी के साथ रब किया, कि जैसे सिल्क क्लॉथ है, ड्राई हेयर है या कैट फर के साथ इनको रब किया, तो आप इन तीनों को इजीली चार्ज कर सकते हो। पर अगर आपके पास एक मेटलिक रोड है बच्चों, तो उसको आप आसानी से चार्ज रबिंग के द्वारा आप उसको इलेक्ट्रीफाइड
या रबिंग के द्वारा इस मेटलिक रोड को आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों जैसे ही आपने इस मेटलिक रोड को चार्ज करना शुरू किया, हम जानते हैं वो चार्ज इस मेटलिक रोड के अंदर भी फ्लो करेगा, वो चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू होता होता अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी और ये मेटलिक रोड ही दोनों कैसे हैं बच्चों, चार्ज के गुड कंडक्टर हैं। जैसे ही आपने ग्लास रोड को इस मेटलिक रोड से टच किया, हम क्या पाएंगे, इस ग्लास रोड का चार्ज इस मेटलिक रोड के अंदर आ गया और वो चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू इस अर्थ में चला जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, द मेटलिक रोड डज नॉट गेट चार्ज्ड ऑन रबिंग, क्योंकि जो चार्ज उस मेटल के ऊपर अपीयर हुआ है रबिंग की वजह से चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हम रबिंग के द्वारा मेटलिक रोड को चार्ज नहीं कर सकते। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए, या उस इलेक्ट्रिक चार्ज की पोलरिटी का पता करने के लिए कि वो चार्ज पॉजिटिव नेचर का है या चार्ज नेगेटिव नेचर का है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को जान सकते हैं। इसके कुछ इसेंशियल पार्ट्स हम देख लेते हैं बच्चों। इसमें एक ग्लास जार होता है जिसको हमने जी नाम दिया। जी एक ग्लास जार है, यहाँ एस एक इंसुलेटर स्टॉपर होता है और डी मेटल की डिस्क है। इस मेटल की डिस्क के साथ एक आर मेटल की रोड अटैच की जाती है और इस मेटल की रोड आर के साथ दो गोल्ड के लीव अटैच किए जाते हैं। गोल्ड की वेरी थिन स्ट्रिप होती हैं। ये जो थिन स्ट्रिप होती हैं इनका जो मास पर यूनिट एरिया है वो वेरी लो होता है। ये दोनों स्ट्रिप जो गोल्ड की हैं ये काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से डिटेक्ट करती हैं। अगर इनके आसपास या इनमें जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो इजीली ये उस इलेक्ट्रिक चार्ज का रिस्पॉन्ड करती हैं। ये गोल्ड फॉइल्स या इनके जगह पर हम एल्यूमिनियम की थिन स्ट्रिप्स का फॉइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्पज के लिए उन गोल्ड की फॉइल्स को या एल्यूमिनियम की फॉइल्स को हम यहाँ आर मेटल की रोड के साथ इस प्रकार अटैच कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस ग्लास रोड को हम इस मेटल की जो डी डिस्क है इसके साथ टच करेंगे। जैसे ही हम टच करते हैं उस ग्लास रोड का पॉजिटिव चार्ज इस डी डिस्क पर ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो पॉजिटिव चार्ज इस मेटल की रोड आर के थ्रू होता इन गोल्ड फॉइल्स के में वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इन गोल्ड फॉइल्स के अंदर वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है तो सेम चार्ज की वजह से दोनों गोल्ड फॉइल्स आपस में रिपेल करती हैं, वो दूर दूर हो जाती हैं। उनमें डाइवर्जेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले गोल्ड फॉइल इस प्रकार थी, उनमें प्रॉपर एक गैप था। जैसे आपने डी डिस्क के साथ ग्लास रोड को टच किया, चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से इन दोनों गोल्ड फॉइल में सेम पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इससे दोनों रिपेल करेंगी, दोनों में डाइवर्जेंस होगा और वो गोल्ड फॉइल्स हल्की सी इस प्रकार दूर दूर हो जाएंगी। इनका जो डाइवर्जेंस है बच्चों, ये कितना दूर होती हैं ये किस पर डिपेंड करता है, कितना चार्ज इस मेटल रोड आर के थ्रू इन गोल्ड फॉइल्स में ट्रांसफर हुआ है। जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा डाइवर्जेंस यहां पर होता है। अब आपने क्या किया, अब मान लीजिए आप एक ऐसी चार्ज्ड बॉडी इस डी डिस्क के पास लेके आए जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप उस बॉडी को डी डिस्क के साथ टच करोगे तो नेगेटिव चार्ज इस डी डिस्क में ट्रांसफर हो जाएगा। वही नेगेटिव चार्ज इस आर रोड के थ्रू होता गोल्ड फॉइल के पास आ जाएगा। और हम क्या देखते हैं बच्चों, उनका जो डाइवर्जेंस है वो पहले से कम हो जाता है। अब वो गोल्ड की स्ट्रिप थोड़ा पास आ जाती हैं। इसका मीनिंग क्या बच्चों, इसका मीनिंग जिस बॉडी से आपने चार्ज को डिस्क डी में ट्रांसफर किया है उस पर पहले से
ऑपोजिट पोलरिटी का चार्ज है, पहले पॉजिटिव ट्रांसफर किया था और अब उस बॉडी पर चार्ज क्या कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो गोल्ड फॉइल्स आपस में पास पास आई। दूसरी ओर बच्चों, अगर मान लीजिए पहले आपने ग्लास को टच की तो हमने क्या पाया, गोल्ड फॉइल्स हल्का सा दूर दूर होगी। अब आपने क्या किया, सेकेंड टाइम भी आपने उस रोड को पास लेके आए जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। जब इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को दोबारा से डी डिस्क पर टच किया तो हम क्या पाएंगे, गोल्ड फॉइल का डाइवर्जेंस है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसका मीनिंग बच्चों, ये गोल्ड फॉइल हमें क्या बताता है कि कोई बॉडी पर जो चार्ज है वो है या नहीं और किस पोलरिटी का चार्ज है, ये भी हम यहां से पता कर सकते हैं। अगर आप बच्चों अनचार्ज बॉडी को यहाँ डी डिस्क पर टच करोगे तो इनमें डाइवर्जेंस जो है बच्चों वो सेम रहता है। यह है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सभी मैटर्स एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। एक एटम की अगर हम बात करें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर। और एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस इलेक्ट्रॉन के अंदर, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव चार्ज एक एटम में होता है वो इक्वल होता है। और टोटल सम या ओवरऑल हम बात करें तो एक एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कहने का मतलब बच्चों, एक ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जिस बॉडी के अंदर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो या उनमें चार्जेस का बैलेंस हो, चार्जेस की इक्वलिटी हो, उस ऑब्जेक्ट को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, या बोल देंगे उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। द ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो नेट चार्ज। दूसरी ओर अगर किसी बॉडी पर नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, उस बॉडी पर कुछ ना कुछ चार्ज है। द बॉडी कंटेन्स सम नेट चार्ज। वो बॉडी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होगी क्योंकि बच्चों उस बॉडी पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल नहीं है। उस बॉडी पर जो चार्जेस है वो इम्बैलेंस है। हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, हर एक एटम में इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज है। ऐसे बोल सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर हम चाहते हैं इस बॉडी को चार्ज करना, अगर हम चाहते हैं बच्चों इस बॉडी को चार्ज करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे या इस ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, तभी इस पर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। या ऐसे बोल सकते हैं इस बॉडी से हमें कुछ इलेक्ट्रॉन या इस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे या इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं या किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। बच्चों हमने बात की थी जब हम दो बॉडीज को या दो सरफेस को आपस में रब करते हैं, जैसे मैं बात करता हूं ग्लास रोड की, जब ग्लास रोड को रब किया गया सिल्क क्लॉथ के साथ तो क्या पाया बच्चों, दोनों बॉडीज पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, जब आपने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब किया तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हुई, जो हीट प्रोड्यूस हुई बच्चों, उस हीट को इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया। जो ग्लास रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स ने उस हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया, गेन कर लिया और उस हीट को गेन करके वो इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गए। ऐसा होने से ग्लास रोड पर कुछ चार्ज कम हो गया और सिल्क क्लॉथ पर कुछ चार्ज बढ़ गया और दोनों बॉडीज जो पहले रबिंग करने से पहले अनचार्ज थी अब दोनों बॉडीज कैसे हो चुकी हैं, चार्ज्ड हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ग्लास रोड से जंप करके या ट्रांसफर होके सिल्क क्लॉथ में आ गए। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी की जरूरत होती है तभी इलेक्ट्रॉन्स एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रांसफर होते हैं।
अब हम बात करते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में ही ट्रांसफर क्यों हुए, सिल्क क्लॉथ से वो ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं हुए। बच्चों ग्लास रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स, किसी में तो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड होते हैं और किसी में इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा लेस स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। जैसे आपने फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट हुई, उस हीट की वजह से वो उस हीट को इलेक्ट्रॉन से ऑब्जर्व कर लिया और जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली बाउंड थे वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से उस हीट को गेन कर लेंगे और दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इस केस में बच्चों जो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस स्ट्रांगली बाउंड थे एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली बाउंड हैं उस बॉडी का बच्चों वर्क फंक्शन स्मॉल होता है। वर्क फंक्शन बच्चों आपको याद होगा कि वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले और मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए। ये बच्चों वही वर्क फंक्शन है। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर उस बॉडी में ट्रांसफर होंगे जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हाई है। यहां अगर हम बात करें ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ में तो बच्चों ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस स्ट्रांगली बाउंड हैं, सिल्क क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड हैं और ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है वो स्मॉल है, सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ग्लास रोड के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से ट्रांसफर होंगे सिल्क क्लॉथ पर और दोनों बॉडीज पर कुछ ना कुछ नेट चार्ज आ जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं बच्चों, यहाँ ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो ग्लास रोड का जो ओवरऑल मास है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सिल्क क्लॉथ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो सिल्क क्लॉथ का हल्का सा स्लाइटली मास बढ़ जाता है। तो यहाँ बच्चों जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। उस फ्रिक्शन से जो हीट है वो गेन करके इलेक्ट्रॉन्स वन बॉडी से नेक्स्ट बॉडी ट्रांसफर होते हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग इज द ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से ही बॉडी पर नेट चार्ज आता है और इसकी शुरुआत होती है बच्चों रबिंग से। टेबल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स एक्योरिंग टू काइंड्स ऑफ चार्जेस ऑन रबिंग, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसका मीनिंग बच्चों अगर आपने ग्लास रोड को रबर के शूज के साथ रब किया तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, रबर शूज पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। या बच्चों मान लीजिए आपने कोम्ब को वुलन कोट के साथ रब किया, उस केस में वुलन कोट पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और कोम्ब पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। बच्चों अभी तक जो हमने चार्जिंग की बात की थी उसमें एक्चुअली कॉन्टैक्ट हो रहा था। जैसे ग्लास रोड का कॉन्टैक्ट हुआ सिल्क क्लॉथ से, जब आपने दोनों को रब किया तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए सिल्क क्लॉथ पे और दोनों में कुछ ना कुछ नेट चार्ज अपीयर हुआ। वो मेथड था चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या कंडक्शन मेथड। ये बच्चों नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, जिसको बोलते हैं विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जैसे बच्चों मान लीजिए आपके पास टू बॉडीज हैं, बी बॉडी है जो कि इनिशियली अनचार्ज्ड बॉडी है। इस अनचार्ज बॉडी के पास आप एक चार्ज्ड बॉडी ए लेके आए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रहे बच्चों इस चार्ज्ड बॉडी ए को हम अनचार्ज बॉडी बी के कांटेक्ट में नहीं ला रहे, इस ए बॉडी को हम बी बॉडी के बिल्कुल पास ला रहे हैं पर इनके बीच में एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है। जैसे आप इस ए चार्ज्ड बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए को आप बी अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे, हम क्या पाएंगे इस पोर्शन पर बी का जो पोर्शन ए की ओर है वहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे फेस पर अपीयर हो जाएगा जो ए से अवे है। क्योंकि बच्चों बी स्टार्टिंग में अनचार्ज थी, अनचार्ज का मीनिंग जितना बी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही ए चार्ज्ड ए बॉडी को आप इसके पास लाए तो इंडक्शन मेथड की वजह से उसके पास उसके फ्रंट वाला जो फेस है बी का जो ए की ओर है वहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और सेम पॉजिटिव चार्ज अदर फेस
पर बी के अपीयर हो जाता है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। यहाँ पर बच्चों हम इनका कॉन्टेक्ट नहीं करवा रहे। द फिनोमिनन ऑफ चार्जिंग अनचार्ज्ड कनेक्टिंग बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी नियर इट विदाउट मेकिंग ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन दीज टू बॉडीज इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। यहाँ आपने इस ए बॉडी को जब बी बॉडी के पास लाए तो बी बॉडी को आपने चार्ज कर दिया। कैसे किया? बिना कांटेक्ट किए। तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। जैसे ही इस बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ए बॉडी की ओर साइड और पॉजिटिव चार्ज इस ए के अपोजिट साइड अपीयर होगा, तो आप इस बी बॉडी को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ला दोगे, इसको ग्राउंड कर दोगे। इसको बोलते हैं बच्चों हम ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मीनिंग होता है अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करना, ग्राउंडिंग कहलाता है। जैसे बी का कांटेक्ट आप ग्राउंड या अर्थ से कर दोगे तो अर्थ से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे इस बी सफीर इस बी बॉडी पर। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस बी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और नेगेटिव चार्ज इस ए बॉडी की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बना रहेगा और पॉजिटिव चार्ज इस बी बॉडी का इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ग्राउंड से आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस बॉडी बी का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर दोगे और ए बॉडी को भी थोड़ा दूर लेके जाओगे। इससे क्या होगा बच्चों? उस बी बॉडी पर जो नेगेटिव चार्ज था वो इस पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हम एक चार्ज बॉडी से दो अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे। हमने दो मेटेलिक सफीर लिए, ए एंड बी सफीर, दोनों को हमने इंसुलेटिंग पैड पर रखा हुआ है, दोनों आपस में कॉन्टेक्ट के अंदर हैं। ए सफीर के पास आप एक चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम जैसे ए सफीर के पास लेके आएंगे तो पोलरिटी की वजह से जो पोर्शन ए बॉडी का इस पॉजिटिव चार्ज की ओर है उस पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और रेयर पोर्शन पर बी के पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। दोनों बॉडीज आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट के अंदर हैं, ए एंड बी। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ ए बॉडी का सारा नेगेटिव चार्ज एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस ए सफीर के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की ओर इकट्ठा होना शुरू होंगे, ये नेगेटिव चार्ज बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो अब आप क्या करोगे? जब तक आप इस रोड को पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहाँ रखोगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसी प्रकार रहेंगे। अब आपने क्या किया? दोनों बॉडीज को, दोनों सफीर्स को, ए और बी सफीर्स को हल्का सा सेपरेट कर दिया। अब वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं है। फिर आपने इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को बिल्कुल रिमूव कर दिया। रिमूव कर से क्या होगा? इस ए बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो बी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर आपने ए और बी बॉडीज को और दूर कर दिया, उनके बीच में सेपरेशन बढ़ा दिया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज इस बी बॉडी पर यूनिफॉर्मली सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हुआ क्या है? हमने पॉजिटिव के ग्लास रोड की वजह से इन दोनों अनचार्ज सफियर्स ए और बी को इंडक्शन मेथड से चार्ज कर दिया। यहाँ पर इस पॉजिटिव ग्लास रोड ने किसी प्रकार से अपना चार्ज लूज नहीं किया, ना ही ए और बी ने इसका चार्ज गेन किया है। बस यहाँ पर नेट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इन दोनों सफियर्स ए और बी को इंडक्शन मेथड से चार्ज कर दिया गया विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट।